वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है CTET 2020 SST कंटेंट, जिसमें मैं कवर करवा रही हूँ आपको ज्योग्राफी का सेक्शन। क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और आज बारी है हमारी क्लास 8 ज्योग्राफी की लेसन नंबर 3 की। 2 लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज बारी है हमारी लेसन 3 की, खनिज और शक्ति संसाधन। तो ये है मेरा आज का पार्ट 1, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और बोरियत महसूस होती है। तो आज सिर्फ हम बात करेंगे खनिज की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने खनिज के बारे में जानना है कि खनिज है क्या। जो भी चीज़ हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है और एक निश्चित पदार्थ के रूप में और निश्चित रासायनिक संगठन में हो, तो वो क्या होती है गाइस? वो होती है खनिज। अब यहाँ पर हमें समझाने के लिए NCERT में बिस्कुट का इन्होंने उदाहरण लिया और उसमें क्या क्या बताया है कि अगर उसमें जब हम बिस्कुट बनाते हैं तो हम उसमें आटा, दूध, चीनी और अंडे को हम मिलाते हैं। जब हम बिस्कुट को खाते हैं तो उसके जितने भी अवयव होते हैं तो हम उनको पृथक रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम आटे, दूध, चीनी और अंडे को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ क्या खाते हैं? हम सिर्फ बिस्कुट ही खाते हैं, हमें अलग अलग कुछ नहीं देखते। तो उसी प्रकार पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ जो हैं वो मिले होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? खनिज। कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, आप यहाँ ध्यान से देखिए। और जो ये खनिज हैं ये पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह क्या हैं? फैले हुए हैं। तो गाइज अब आपको समझ आ गया होगा कि खनिज है क्या। अब गाइज खनिज की हमने बात कर ली है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि ये जो है, अब आपने पढ़ा कि ये हर जगह फैले होते हैं, तो कॉमन सी बात है कि ये हर जगह वितरित समान रूप से नहीं होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे तो कहीं कम होंगे, है ना। तो ये यहीं पे ये बात वो बता रहे हैं कि खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जो ये होते हैं ये विशेष क्षेत्र या शैल समूह में होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हम आसानी से खनिज अभिगम्य नहीं हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी बताए गए हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज जो है हमें आसानी से मिलता ही नहीं है। विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में हमें अलग अलग दशाओं में ये निर्मित होते हैं, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग दशाओं में। तो ये आपने याद रखना है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता और ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो होप है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात यूँ होगी कि जो खनिज है तो हम उसको किस तरह पहचान सकते हैं। अब बात तो यही आ गई, हमने खनिजों के बारे में पढ़ लिया, उसका असमान वितरण भी पढ़ लिया, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो गाइस हम उसको पहचानेंगे उसके रंग से, घनत्व से, कठोरता से और रासायनिक गुण से और विलयता के आधार पर। ये कुछ ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण हम जो है खनिज को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब बात होगी खनिजों के प्रकार की। खनिज के वैसे तो देखे जाएं बहुत तरह के खनिज हैं। 3000 से भी गाइस बहुत ज़्यादा अधिक खनिज हैं, ठीक है, 3000 से भी अधिक। लेकिन संरचना के आधार पर हम खनिजों को 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग क्या है? धात्विक खनिज, और सेकंड है अधात्विक। धात्विक को इन्होंने लौह और एलो में बांटा है। तो गाइस अब हम बात करेंगे धात्विक खनिज की। तो धात्विक खनिज क्या है? इसमें गाइस जो होती है ना धातु, वो कच्चे रूप में होती है और धातुएं जो हैं वो कठोर पदार्थ है, जो ऊष्मा और विद्युत को क्या करती है? सुचालित करती है, ठीक है। जिसमें चमक की क्या होती है? विशेषता होती है। ये आपने याद रखना है धातुओं के बारे में। एग्जाम्पल हैं इसके लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज। ये आपको तीनों जो है नाम याद रखने हैं। अब गाइज मैंने आपसे लौह खनिज और अलोह के बारे में बताया था। तो लौह खनिज वो होगा जिसमें लोहा होगा। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, जिसमें लोह है तो वहाँ लोहा होगा और अलोह है तो वहाँ लोहा नहीं होगा। तो लौह खनिज के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में क्या होता है? लोहा होता है। और अलोह खनिज क्या होते हैं गाइस? जिसमें लोहा नहीं होता है। अन्य धातु इसके अंदर आएंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सोना में लोहा नहीं होता है, चांदी में भी नहीं होता है, तांबा में भी नहीं होता और सीसा में भी नहीं होता। तो ये सब की सब क्या हैं?
एलो खनिज। आप कॉमन सेंस है बिल्कुल, इसमें कॉमन बातें हैं, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब गाइज हम बात करेंगे अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज क्या होंगी? अब यहाँ पर आ गया तो इसमें क्या है कि इसमें धातुएं नहीं होंगी। चूना पत्थर है, इसमें धातु नहीं होती है, अभ्रक में भी नहीं होती है और जिप्सम में भी नहीं होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। खनिज ईंधनों की यहाँ बात की गई है, तो खनिज ईंधनों में कोयला और पेट्रोलियम क्या है? प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे खनिजों के निष्कर्षण की। हमने खनिजों के जो है प्रकार को पढ़ लिया है और हो पे ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। तो अब बात करेंगे खनिजों की निष्कर्षण की, किस तरह हम इसको पा सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो फर्स्ट जो है वो है खनन, सेकंड है प्रवेदन और थर्ड है आकलन। और हमने खनन को दो भागों में बांटा है, विवृत खनन और कुबकी खनन। तो खनन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि खनन क्या है, कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। पृथ्वी में कई प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, ठीक है, तो उनको बाहर निकालना है हमने किसी तरह, तो हम इसको क्या कहेंगे? खनन कहेंगे। और हमने इसको दो भागों में बांटा, विवृत खनन। विवृत खनन क्या होता है गाइस? जो कि कम गहराई में स्थित है और वो पृष्ठीय स्तर को हटाकर क्या निकाले जाते हैं? पृष्ठीय स्तर को। कूपकी है गहन वेधन, जिन्हें कूपन कहा जाता है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए क्या बनाए जाते हैं। बिल्कुल कॉमन सी बात है गाइस कि विवृत है तो वो कम गहराई में है, कूप है तो वो गहरा होगा और खनिज निक्षेप होंगे। तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। विवृत क्या होते हैं? पृष्ठीय स्तर पर से हटाकर निकाले जाते हैं। और ये क्या होता है? खनिज निक्षेपों तक पहुंचना है, वो भी किसके द्वारा? कूपों के द्वारा। तो ये होप है आपको समझ आ गया होगा। अब गाइस हम बात करेंगे कि प्रवेदन की। प्रवेदन क्या है? कि अगर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत ही क्या होते हैं, ये नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की क्या होती है? खुदाई की जाती है। हम इन दो चीज़ों को निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रवेदन का यूज़ करते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे आखनन की, कि आखनन क्या है? सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा हम आसानी से खोद कर निकाला जाता है, बिल्कुल सतह के निकट हो, हमने वहाँ से खनिज निकालनी है, किसी भी प्रक्रिया द्वारा आप जिस प्रक्रिया का यूज़ कर सकते हैं तो हम आसानी से खोद कर निकाल सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे? आखनन। होप है आपको ये समझ आ गया होगा। अब गाइस हम बात करेंगे खनिजों के वितरण की, हम किस तरह खनिजों का वितरण करते हैं। गाइस जो खनिज है वो विभिन्न शैलों में पाए जाते हैं। फर्स्ट है आग्नेय शैल, सेकंड है कायांतरित और थर्ड है अवसादी। जो गाइज मैंने आपको धात्विक खनिज के बारे में पढ़ाया वो आग्नेय शैल और कायांतरित समूह में पाए जाते हैं, जिनसे विशाल पठारों का क्या होता है? निर्माण होता है और ये इसमें पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, धात्विक खनिज। अब उत्तरी स्वीडन में लो अयस्क और ओटेरियो कनाडा में और तांबा और निकल के यहाँ पर क्या मिलते हैं? निक्षेप मिलते हैं उत्तरी स्वीडन में। अब गाइस दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेंगे कि क्या क्या मिलता है? लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। तो ये सब क्या हैं? इसके उदाहरण हैं। अब हमने क्या बात करी है? इसकी आग्नेय शैल और कायांतरित शैल की। तो अब हम बात करेंगे गाइस अवसादी शैल की। मैदानों और वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर क्या पाए जाते हैं। कायांतरित और आग्नेय में क्या मिलते थे? धात्विक, और इसमें क्या मिलेगा? अधात्विक। अवसादी अधात्विक, और इसमें क्या मिलेगा? चूना पत्थर मिलेंगे, ठीक है। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फास्फेट संस्तरण और खनिज अंदर जो है ईंधन जो है कोयला और पेट्रोलियम यहाँ पाए जाते हैं। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में आपको मिलेंगे चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मिलेंगे आपको मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया में मिलेंगे आपको फास्फेट संस्तरण और खनिज ईंधन मिलेंगे आपको कोयला और पेट्रोलियम। तो ये आपको सब याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब गाइस हम बात करेंगे कि जो हमने महाद्वीप पढ़े हैं, तो वहाँ पर जो उनके अंदर जो देश हैं कि उनके अंदर हमें कैसे कैसे खनिज मिलते हैं, ठीक है, किसकी ज़्यादा मात्रा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं, चीन और भारत में, ठीक है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक जो है वो टिन का उत्पादन करता है। एशिया, ठीक है, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं। अग्रणी मतलब जो आने वाले हैं। कौन कौन से हैं? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। शिया शिया हरा है तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि जो करंट में है वो सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन में आगे है। एशिया में आपको क्या क्या मिलेगा, किस किस चीज़ के आपको निक्षेप मिलेंगे? मैग्नीज के, बॉक्साइट के, निकेल के, जस्ता के और तांबा के। तो ये बात हुई एशिया की और मैंने इनको पॉइंट्स में करा है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप में क्या क्या मिलेगा? यूरोप में विश्व में लौह अयस्क का जो है ये सबसे अग्रणी उत्पादक है। लौह अयस्क का यूरोप है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस जो है लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। कौन कौन से हैं? दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में, ठीक है, खनिजों के निक्षेप तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकल। बार बार इसलिए बोल रही हूँ गाइस कि आपको याद भी हो जाए, साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें याद रखना, एक बार में याद नहीं होगा ये। अब हम उत्तर अमेरिका की बात करेंगे कि जो ये उत्तर अमेरिका है गाइस ये 3 क्षेत्रों में अव्यवस्थित है। कैसे है? ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। इस तरह ये 3 क्षेत्रों से क्या है? अव्यवस्थित है। ग्रेट लेक, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा जो आपको ये 3 क्षेत्र बताए गए हैं? तो कनाडियन शील्ड प्रदेश में आपको लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन मिलेगा, ठीक है। और अपलेशियन प्रदेश में कोयले का निक्षेप मिलेगा आपको, सिर्फ इसमें एक ही निक्षेप है। पश्चिमी कार्डिलेरा में या पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाओं में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी मिलेंगे। तो गाइज ये बात हुई उत्तर अमेरिका की। अब बात करेंगे हम दक्षिण अमेरिका की। ब्राजील विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो किसके अंडर आता है? किस महाद्वीप के अंडर आता है? दक्षिण अमेरिका के। चिली और पेरू में आपको तांबे मिलेंगे। ब्राजील और बोलीविया में टिन। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया में खनिज तेल मिलेगा, ठीक है। सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो होप है आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम अफ्रीका की। ये जो अफ्रीका है गाइज ये खनिज संसाधनों में धनी है। हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे में आपको क्या मिलेगा? सोने का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और जायरे में। तो किसके अंडर आया ये? अफ्रीका के। और इसमें जो अन्य खनिज हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ आपको मिलेगा तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ये कुछ ऐसे खनिज हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तेल अगर की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया में पाया जाएगा, लीबिया में और अंगोला में। तो ये आपको याद रखना है। तेल कहाँ कहाँ है? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ये जो ऑस्ट्रेलिया है गाइज ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर आपको मिलेगा सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकेल का जो है ये अग्रणी उत्पादक है। कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी ये संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के काल, गुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के काल, गुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम अंटार्कटिका की। इसमें क्या है? ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत कोयले यहाँ पर पाया जाएगा आपको पर्वत में। और पूर्वी अंटार्कटिका के पास प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट आपको मिलेंगे लोहे के निक्षेप का पूर्व अनुमान किया गया है पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में क्या हैं? उपलब्ध हैं।
अब गाइस हम बात करेंगे खनिजों की उपयोग की। ये कुछ ऐसे महाद्वीप थे, मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। तो अब लास्ट जो है कि खनिजों के उपयोग, हम किस तरह हम खनिज को उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस खनिजों को हम उद्योगों में कर सकते हैं। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, और आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में ये जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है तांबे का। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन जो है वो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम को उसके अयस्क जो है उसका नाम है बॉक्साइट, ये आपको याद रखना है, प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम का यूज़ क्या कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज में, बोतलबंदी उद्योग में, भवन निर्माण में, रसोई के बर्तन में यूज़ होता है। अब गाइज हम बात करेंगे खनिजों के संरक्षण की। हमने खनिजों के बारे में अब सब कुछ पढ़ लिया है, तो उसको संरक्षण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनवीकरणीय ये जो है हमारा संसाधन है गाइस खनिज, और जिसके निर्माण और संचयन में क्या होता है हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल है, मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की जो दर है बहुत ही धीमी है। मानवीय उपभोग बहुत ज़्यादा है, मानव इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, लेकिन जो इसका निर्माण है वो बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है। हम खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। प्रक्रिया में हम इसको, खनन इतना ज़्यादा मत करें, बर्बादी कम करें, तो हम इसको घटा सकते हैं। धातुओं का पुनर्चक्रण और एक अन्य तरीका है जिसमें खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो कुछ एक तरीका बता दें कि धातुओं का हम पुनर्चक्रण करें, तो ये अच्छा तरीका है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो CTET 2020 पेपर 2 SST की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पर्सनली आपको मेल में भेज दूँगी। और वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको करेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। और मेरा ये कहना है कि आप ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि इससे यूँ होगा कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो आप ऐसे पर्सनलाइज पे करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए। साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।